हेलो दोस्तों, नमस्कार। आज हम अगला चैप्टर जो पढ़ाने जा रहे हैं अधीनस्थ न्यायालय। इसके पहले 6 पार्ट हो चुका है। उसमें उच्च न्यायालय और उच्चतम न्यायालय दोनों पढ़ा चुके हैं। आज इसमें हम जो पढ़ाएंगे आपका अधीनस्थ न्यायालय, जो भाग होगा आपका है 7। ठीक है। इसमें आज है राज्य न्यायपालिका, उच्च न्यायालय प्लस अधीनस्थ न्यायालय के विषय में है। जिला न्यायाधीश की नियुक्ति कैसे होती है? तो राज्यपाल द्वारा राज्य के उच्च न्यायालय या हाई कोर्ट के परामर्श से नियुक्त की जाती है। इसकी योग्यता क्या है? तो वह केंद्र या राज्य सरकार में किसी सरकारी सेवा में कार्यरत न हो या उसे कम से कम 7 वर्षों का अधिवक्ता के रूप में अनुभव हो या उच्च न्यायालय ने उसकी नियुक्ति की सिफारिश की हो। अन्य नियुक्तियां या जिला न्यायाधीश की अतिरिक्त क्या क्या है? तो राज्य लोक सेवा आयोग और उच्च न्यायालय के परामर्श के बाद राज्यपाल द्वारा नियुक्त किया जाता है। जैसे जिला न्यायाधीश के अंतर्गत क्या क्या है? तो नगर दीवानी न्यायाधीश और संयुक्त राज्य जिला न्यायाधीश, लघु न्यायालय का मुख्य न्यायाधीश, अतिरिक्त मुख्य प्रेसिडेंसी मजिस्ट्रेट या अतिरिक्त सत्र न्यायाधीश, अपर जिला न्यायाधीश, सहायक जिला न्यायाधीश, मुख्य प्रेसिडेंसी मजिस्ट्रेट, सत्र न्यायाधीश और सहायक सत्र न्यायाधीश। इसके बाद आती है न्यायिक सेवाएं। क्या क्या है? न्यायिक सेवाएं में वे अधिकारी आते हैं जो जिला न्यायालय एवं उससे नीचे के न्यायाधीश पदों से संयुक्त होते हैं। जैसे जिला न्यायाधीश का पद क्रम क्या क्या है? जिला सत्र न्यायाधीश, अपर जिला सत्र न्यायाधीश, मुख्य न्यायिक मजिस्ट्रेट, अपर मुख्य न्यायिक मजिस्ट्रेट और सिविल एवं न्यायिक मजिस्ट्रेट, अतिरिक्त सिविल एवं न्यायिक मजिस्ट्रेट मतलब एएम जेएम। इसके बाद आपका आता है अधीनस्थ न्यायालयों पर नियंत्रण किसका है? तो उच्च न्यायालय द्वारा या हाई कोर्ट। राष्ट्रीय कानूनी सेवा प्राधिकरण क्या है? तो संविधान के भाग 4 के अनुच्छेद 39 डीपीएसपी के अंतर्गत समाज के कमजोर वर्गों के लिए निःशुल्क कानूनी सहायता का प्रावधान करता है और उसके लिए या सबके लिए न्याय सुनिश्चित करता है। अनुच्छेद 14 और 22(1) में क्या है? तो राज्य के लिए यह बाध्यकारी बनता है कि वह कानून के समक्ष समानता सुनिश्चित करने के साथ ही एक ऐसी कानूनी प्रणाली स्थापित करे जो सभी के लिए समान अवसर के आधार पर न्याय का संवर्धन करे। कानूनी सेवा प्राधिकरण अधिनियम 1987 क्या है? तो संसद द्वारा अधिनियमित किया गया है कि जो कि 9 नवंबर 1995 से लागू हुआ है। नालसा क्या है? तो कानूनी सहायता कार्यक्रमों के कार्यान्वयन की निगरानी और मूल्यांकन करने के लिए देश भर में कानूनी सेवाएं उपलब्ध कराने के लिए प्रत्येक राज्य में राज्य कानूनी सेवा प्राधिकरण स्थापित करता है। लोगों को मुक्त और सक्षम कानूनी सेवाएं प्रदान करना, लोक अदालत का आयोजन करना, कानूनी जागरूकता शिविरों को आयोजन करना है। इसके बाद आपका आता है लोक अदालत। प्रथम लोक अदालत को 1982 में गुजरात में स्थापित किया गया था। प्रत्येक अदालत में ऐसी कई सेवारत या सेवानिवृत्ति न्यायिक अधिकारी या क्षेत्र के अन्य व्यक्ति होते हैं जो निकाय द्वारा निर्दिष्ट किए जा सकते हैं। लोक अदालत के पास यह अधिकार होगा कि वह निम्नलिखित विवादों में दोनों पक्षों के बीच समझौता कराने का निश्चय करे। कोई भी मामला जो किसी न्यायालय में लंबित हो या कोई भी मामला जो किसी भी न्यायालय के अधिकार क्षेत्र में आता हो तो लोक अदालत के समक्ष नहीं लाया जाएगा। गैर समाधान योग्य अपराधों के लिए कोई अधिकार क्षेत्र नहीं प्राप्त है। इसके बाद आपका आता है
समान शक्ति जैसा कि सिविल न्यायालय और आपराधिक अदालत में सिविल प्रक्रिया और आपराधिक प्रक्रिया के तहत निहित होती है। इसका निर्णय जो है गैर अपीली होता है। अस्थाई लोक अदालत क्या है? तो लोक अदालत से तात्पर्य है कि जनता का न्यायालय मतलब सुप्रीम कोर्ट के तत्कालीन मुख्य न्यायाधीश पी.एन. भगवती ने दिल्ली में आयोजित कानूनी सेवा प्राधिकरण या नालसा अधिनियम 1987 द्वारा में लोक अदालत को कानूनी दर्जा दिया गया है। कानूनी सेवा प्राधिकरण अधिनियम 1987 क्या है? तो 2002 अस्थायी लोक अदालतों की स्थापना का प्रावधान करता है। इसका प्रावधान कौन कौन सा है? तो लोक अदालत द्वारा दिए गए फैसलों को वही मान्यता प्राप्त है जो किसी दीवानी कोर्ट के फैसलों को होती है। वह अंतिम और सभी पक्षों पर बाध्यकारी होती है और उसके विरुद्ध कोई अपील नहीं की जा सकती है। जैसे निम्न मामलों के लिए लोक अदालतों या आयोजित की जाती है, जैसे भूमि अधिग्रहण मामले में या श्रमिक विवाद या वाहन दुर्घटना मुआवजा मामले में या उपभोक्ता मामले में या बैंक रिकवरी के मामले में, मोबाइल कंपनियों के विवाद और कर्मचारी क्षतिपूर्ति के मामले। उसके बाद आपका आता है वैवाहिक मामले, गृहकर मामले और पेंशन मामले, विद्युत के मामले और समन्वय आपराधिक मामले और टेलीफोन बिल के विवाद। इसकी विशेषताएं क्या क्या हैं? अध्यक्ष जो कि जिला न्यायाधीश या अतिरिक्त जिला न्यायाधीश रहा हो अथवा जिला न्यायाधीश से भी उच्च स्तर श्रेणी की न्यायिक सेवा में रहा हो। एक या एक से अधिक उपयोगिता सेवाएं, परिवहन, टेलीफोन सेवा आदि इसके अधिकार क्षेत्र के अंतर्गत होगी। आर्थिक क्षेत्राधिकार क्या है? तो 10 लाख तक है। कोई अधिकार क्षेत्र नहीं वैसे मामले जो कानून के समक्ष समाधेय नहीं है। फैसले अंतिम और बाध्यकारी होते हैं। परिवार न्यायालय क्या है? तो परिवार न्यायालय की स्थापना परिवार न्यायालय अधिनियम 1984 के द्वारा की गई है, जिसका मुख्य उद्देश्य विवाह और पारिवारिक मुद्दों से संबंधित विवादों में मध्यस्थता एवं त्वरित समाधान सुनिश्चित करना है। उसके बाद आपका आता है ग्राम न्यायालय क्या है? तो ग्राम न्यायालय की स्थापना के लिए संसद ने दिसंबर 2008 में ग्राम न्यायालय विधेयक को मंजूरी प्रदान की है। यह अधिनियम 2 अक्टूबर 2009 को प्रभावी हो गया था। पहला इसमें जो ग्राम न्यायालय का मुख्य उद्देश्य है गांव-गांव तक त्वरित एवं सस्ता न्यायालय पहुंचाना। ग्राम न्यायालय का मुख्यालय पंचायत समिति के मुख्यालय में होगा। तीसरा है राज्य सरकार के द्वारा उच्च न्यायालय या हाई कोर्ट के परामर्श से प्रत्येक ग्राम न्यायालय एक न्यायाधिकारी नियुक्त करना। ग्राम न्यायालय को आपराधिक या दीवानी मामले, दावों एवं विवादों को स्वीकार करने का अधिकार है, जिनमें मृत्युदंड, आजीवन कारावास एवं 2 वर्ष से अधिक की सजा का प्रावधान न हो। ग्राम न्यायालय जो दीवानी न्यायालय की सभी शक्तियां प्राप्त है और ग्राम न्यायालय की स्थापना एवं संचालन संबंधी व्यय केंद्र सरकार वहन करेगी। इसकी विशेषता क्या क्या है? तो यह राज्य सरकारों द्वारा हाई कोर्ट की सहमति से परिवार न्यायालय की स्थापना का प्रावधान करता है। यह राज्य सरकारों के लिए 1 लाख से अधिक जनसंख्या वाले प्रत्येक नगर में एक परिवार न्यायालय की स्थापना को बाध्यकारी बनाता है। यह राज्य सरकारें या सरकारों को अन्य क्षेत्रों में भी परिवार न्यायालय स्थापित करने में समर्थ बनता है। विशिष्ट अधिकार क्षेत्र क्या क्या? तो विवाह संबंधी राहत, पति पत्नी की संपत्ति, एक व्यक्ति की वैधता की घोषणा, किसी व्यक्ति का अभिभावक या किसी भी नाबालिग का संरक्षक, पत्नी, बच्चों और माता पिता का गुजारा भत्ता। पारिवारिक न्यायालय के लिए यह अनिवार्य है कि वह प्रथम किसी पारिवारिक विवाद से संबंधित पक्षों के बीच
मेल मिलाप या समझौते का प्रयास कराएं। विधि विशेषज्ञ द्वारा प्रतिनिधित्व करने का कोई अधिकार नहीं होगा। यह केवल एक अपील का अधिकार देता है जो उच्च न्यायालय में ही की जा सकती है। इसके बाद आपका आता है अगला चैप्टर जो है आपका अधिकरण। ये क्या होता है? ट्रिब्यूनल। इसमें क्या है तो अधिकरण ऐसा निकाय है जो न्याय निर्णय का कार्य करता है। अतः सभी न्यायालय अधिकरण है, लेकिन सभी अधिकरण न्यायालय नहीं होते हैं। पहला इसमें जो अधिकरण किसी सोसाइटी या गैर सरकारी संगठन के द्वारा भी स्थापित की जा सकती है। ऐसे अधिकरणों को घरेलू अधिकरण कहते हैं। ये अधिकरण अधिनियमों द्वारा बनाए जाते हैं और उस अधिनियम के क्षेत्र में आने वाले विवादों और न्यायिक विषयों पर निर्णय देने का कार्य इन्हें सौंपा जाता है। तीसरा, ये एक अर्ध न्यायिक संस्था है जो प्रशासनिक कर संबंधी विवादों को हल करता है। इसके बाद आपका आता है मूल संविधान में अधिकरण के संबंध में उपबंध नहीं था। 42वें संविधान संशोधन अधिनियम 1976 द्वारा संविधान में एक नया भाग 14 क और अनुच्छेद 323 क और 323 ख के साथ स्वर्ण सिंह समिति की सिफारिश पर जोड़ा गया है। इस समिति ने मौलिक कर्तव्यों को भी सिफारिश की थी। ये दीवानी न्यायालय की कुछ शक्तियां रखते हैं। अधिकरण नैसर्गिक सिद्धांत पर कार्य करता है, जबकि नागरिक प्रक्रिया संहिता का पालन नहीं करता है। आर्टिकल 323 क के अनुसार संसद ने प्रशासनिक न्यायाधिकरण अधिनियम 1985 पारित किया है, जो केंद्र सरकार को एक कैट और सैट स्थापित करने के लिए अधिकृत करता है। कैट और सैट क्या है इसके विषय में थोड़ा देख लें। जिसे साइड आपका मानदंड और केंद्रीय प्रशासनिक प्राधिकरण मतलब कैट, राज्य प्रशासनिक न्यायाधिकरण मतलब सैट, मतलब नियुक्ति राष्ट्रपति द्वारा एक उच्च स्तरीय चयन समिति की सिफारिशों के आधार पर किया जाता है। चयन समिति की अध्यक्षता जो है हाई कोर्ट के एक न्यायाधीश द्वारा की जाती है, जिसे भारत के मुख्य न्यायाधीश द्वारा नामित किया जाता है। भारत के मुख्य न्यायाधीश की सहमति प्राप्त करने के बाद नियुक्तियों की कैबिनेट की नियुक्ति समिति की मंजूरी के साथ नियुक्त किया जाता है, जिसकी अध्यक्षता कौन करता है तो प्रधानमंत्री करते हैं। इसकी संरचना क्या है तो यह बहु सदस्यीय निकाय है, जिसमें एक अध्यक्ष और 65 सदस्य शामिल होते हैं। कब तक? 2019 तक। संबंधित राज्य के राज्यपाल से परामर्श के बाद राष्ट्रपति द्वारा नियुक्त किया जाता है। किसमें? सैट में। 2 या 2 से अधिक राज्यों के लिए संयुक्त प्रशासनिक न्यायाधिकरण जेएटी की स्थापना का प्रावधान है। इसकी अवधि क्या है तो 5 साल या 65 वर्ष की आयु तक, और सदस्य जो है 5 वर्ष या 62 वर्ष की आयु तक। इसकी विविध क्या है तो इसकी मुख्य शाखा दिल्ली में है और अतिरिक्त 17 शाखाएं संचालित है। 15 मुख्य न्यायालय की प्रधान पीठों में से 2 जयपुर और लखनऊ में है। यह सीआरपीसी की प्रक्रियाओं से बाध्य नहीं है। ये प्राकृतिक न्याय के सिद्धांतों द्वारा निर्देशित करता है। इसके सदस्य न्यायिक एवं प्रशासनिक दोनों संस्थानों से लिए जाते हैं। वादी स्वयं अथवा अपने वकील के माध्यम से उपस्थित हो सकता है। इसके क्षेत्राधिकार में अखिल भारतीय सेवाओं, केंद्रीय लोक सेवाओं और केंद्र के अधीन नागरिक पदों और सैन्य सेवाओं के सिविल कर्मचारियों को सम्मिलित किया गया है। 9 राज्य में जैसे आंध्र प्रदेश, हिमाचल प्रदेश, उड़ीसा, कर्नाटक, मध्य प्रदेश, महाराष्ट्र, तमिलनाडु, पश्चिम बंगाल, केरल में सैट की स्थापना की जा चुकी है। इसके क्षेत्राधिकार में राज्य सरकार के कर्मचारियों की भर्ती और सभी सेवा मामले आते हैं। अब इसके बाद आपका आता है आर्टिकल
323 ख सिविल न्यायालयों और उच्च न्यायालय सेवा मामलों से संबंधित विवाद के सुलझाने के लिए संसद को शक्ति प्रदान करता है और इसे प्रशासनिक अधिकरणों के समक्ष रखता है। इसके बाद आपका आता है, यद्यपि अब इन अधिकारों के आदेशों के खिलाफ न्यायिक उपचार की व्यवस्था उपलब्ध है। इसमें यह भी निर्धारित किया गया है कि कैट के आदेशों के विरुद्ध संबंधित हाई कोर्ट के खंडपीठ में भी याचिका दायर की जाएगी। अब आर्टिकल 323 का अगर आर्टिकल 323 ख के बीच में तुलना किया तो इसे केवल संसद की अधिकरण का गठन कर सकती है। और इसमें क्या है, इसके अंतर्गत संसद और राज्य विधायिका अपने अधिकार क्षेत्र से संबंधित अधिकरण का गठन कर सकते हैं। दूसरा, इसके अंतर्गत केंद्र अथवा प्रत्येक राज्य 2 या 2 से अधिक राज्यों के लिए केवल एक ही अधिकरण का गठन कर सकते हैं। दूसरा है, आर्टिकल 323 ख के अंतर्गत अधिकरण का गठन एक पदानुक्रम में किया जा सकता है। इसके अंतर्गत केवल लोक सेवाओं से संबंधित मामलों के लिए अधिकरण गठित किया जाता है। इसके अंतर्गत अन्य मामलों के लिए अधिकरण गठित किया जाता है। और न्यायालय के नियम, कोर्ट ऑफ लॉ, मतलब न्यायालय पारंपरिक न्यायिक प्रणाली का एक हिस्सा है। सिविल न्यायालयों के पास लोक प्रकृति के सभी मुकदमों को देखने की न्यायिक शक्ति, मतलब जब तक संज्ञान लेने की शक्तियां खत्म नहीं हो जाती होती है। कोर्ट ऑफ लॉ के न्यायाधीश अपने कार्यकाल, सेवा और शर्तों आदि में कार्यपालिका से स्वतंत्र होते हैं। न्यायपालिका कार्यपालिका से स्वतंत्र होते हैं। न्यायालय कानूनी या वायर्स का भी निर्धारण करती है। न्यायालय प्रभाव और प्रक्रिया के नियमों से बंधे हुए हैं। न्यायालय के पीठासीन अधिकारी को कानून और कानूनी प्रक्रिया के बारे में प्रशिक्षित किया जाता है। न्यायालय को साक्ष्य के आधार पर सभी प्रश्नों का उद्देश्य तय करना होता है। इसके बाद आपका आता है अधिकरण ट्रिब्यूनल। प्रशासनिक ट्रिब्यूनल एक निकाय है जिसे अधिनियम द्वारा बनाया गया है और न्यायिक शक्ति के साथ इसका गठन किया गया है। अधिकरणों को अर्ध न्यायिक निकाय के रूप जाना जाता है। अधिकरणों को विशेष मामलों के मुकदमों को देखने की शक्ति होती है जो उन्हें कानून प्रदान प्राप्त होता है। इसके बाद आपका आता है प्रशासनिक अधिकरण के सदस्यों के कार्यकाल जो है, सेवाओं के नियम और शर्तें पूरी तरह से कार्यपालिका के हाथों में होती है। प्रशासनिक अधिकरण ऐसा नहीं कर सकते हैं। एक प्रशासनिक अधिकरण नियमों से बंधे नहीं है बल्कि न्याय के स्वरूप के सिद्धांतों से बंधे हैं। इसके बाद आपका आता है अधिकरण के अध्यक्ष या सदस्य कानून में प्रशिक्षण नहीं किया जाता है। वह प्रशासनिक मामलों के क्षेत्र का एक विशेषज्ञ हो सकता है। उद्देश्य क्या है, तो इसके बजाय प्रशासनिक अधिकरण का निर्णय व्यक्तिपरक हो सकता है। प्रशासनिक प्राधिकरण या अधिकरण विभागीय नीति को ध्यान में रखकर सवाल तय कर सकता है। अन्य मामले में अधिकरण क्या है, संसद तथा राज्य विधानमंडल को निम्नलिखित मामलों पर न्याय करने के लिए अधिकरण बनाने का अधिकार संविधान के आर्टिकल 323 ख देता है। संसद व राज्य विधायिका के लिए निर्वाचन है। कर संबंधी कराधान है। औद्योगिक और श्रम किराया और किराएदारी अधिकार है। भूमि सुधार, नगर संपत्ति की अधिकतम सीमा है। विदेशी मुद्रा खाद्य सामग्री है। आयात निर्यात है। इसके बाद आपका आता है भारत में अधिकरणों की वर्तमान स्थिति या स्वतंत्रता का अभाव। विधि सेंटर ऑफ लीगल पॉलिसी रिपोर्ट के अनुसार स्वतंत्रता या स्वतंत्रता की कमी भारत में अधिकरणों को प्रभावित करने वाले प्रमुख मुद्दों में से एक है। प्रारंभ में चयन समितियों के माध्यम से
नियुक्ति की व्यवस्था अधिकरणों की स्वतंत्रता को गंभीर रूप से प्रभावित करती है। इसके अतिरिक्त पुनः नियुक्ति के मुद्दे और सेवानिवृत्ति न्यायाधीशों की नियुक्ति की प्रकृति भी अधिकरणों की स्वतंत्रता को प्रभावित करती है। गैर एकरूपता की समस्या क्या है? अधिकरणों में सेवा शर्तों, सदस्यों के कार्यकाल, विभिन्न न्यायाधिकरणों के प्रभावी नोडल मंत्रालयों के संबंध में गैर एकरूपता की समस्या है। इसके बाद आपका आता है अगला चैप्टर जो है आपका राज्य विधानमंडल क्या है। तो जो राज्य विधानमंडल का गठन हुआ है, राज्य विधानमंडल के गठन में कोई एकरूपता नहीं है। केवल 6 राज्य में विधानमंडल में 2 सदन है। ये राज्य है आंध्र प्रदेश और तेलंगाना, उत्तर प्रदेश, महाराष्ट्र, बिहार और कर्नाटक। राज्य विधानमंडल का गठन राज्यपाल एवं विधानसभा से मिलकर होता है और जिन राज्यों में द्विसदनीय व्यवस्था है वहां विधानमंडल में राज्यपाल, विधान परिषद और विधानसभा होते हैं। आर्टिकल 169 के तहत संसद विधान परिषद को यदि यह पहले से है कि विघटित कर सकती है और इसका गठन भी कर सकती है यदि संबंधित राज्य को विधान सभा इस संबंध में संकल्प पारित करे। संसद का यह अधिनियम अनुच्छेद 368 के प्रयोजनों हेतु संविधान का संशोधन नहीं माना जाएगा और सामान्य विधान की तरह अर्थात साधारण बहुमत से पारित किया जाएगा। इसके बाद आपका आता है विधान सभा का गठन। विधानसभा के प्रतिनिधियों को प्रत्यक्ष मतदान से वयस्क मताधिकार के द्वारा निर्वाचित किया जाता है। इसकी अधिकतम संख्या 500 और न्यूनतम संख्या कितना है 60 निर्धारित किया गया। एग्जाम में पूछता है कि जो है अधिकतम संख्या कितना है और न्यूनतम संख्या कितना है। तो अरुणाचल प्रदेश, सिक्किम एवं गोवा के मामले में यह संख्या 30 निर्धारित की गई है, जबकि मिजोरम में 40 एवं नागालैंड में 46 विधानसभा की सीटें हैं। सिक्किम और नागालैंड के कुछ सदस्य प्रत्यक्ष रूप से भी चुने जाते हैं। सभी राज्यों की विधानसभा के सदस्य प्रत्यक्ष रूप से चुने जाते हैं। सिक्किम और नागालैंड को छोड़कर नामित सदस्य कौन कौन से हैं? तो संविधान के अनुच्छेद 334 के तहत राज्यपाल आंग्ल भारतीय समुदाय में से एक सदस्य को नामित कर सकता है। 154वें संविधान संशोधन 2019 में एंग्लो इंडियंस को दिए गए इस कारण से समाप्त कर दिया गया है। क्षेत्रीय निर्वाचन क्षेत्र क्या है? प्रत्यक्ष निर्वाचन के लिए हर राज्य के क्षेत्रीय विभाजन के आधार पर बांट दिया गया है। इन चुनाव क्षेत्रों का निर्धारण राज्य को आवंटित सीटों की संख्या और जनसंख्या के अनुपात से तय किया जाता है। संविधान में यह सुनिश्चित किया जाता है कि राज्य के विभिन्न निर्वाचन क्षेत्रों को समान प्रतिनिधित्व मिले। प्रत्येक जनगणना के बाद पुनः निर्धारण किया गया था। प्रत्येक राज्य के विधानसभा क्षेत्रों के अनुसार सीटों का निर्धारण और प्रत्येक राज्य का निर्वाचन क्षेत्रों के अनुसार विभाजन होता है। संसद को अधिकार है कि वह संबंधित मामलों का निर्धारण करे। अनुसूचित जाति और जनजाति के लिए स्थानों का आरक्षण क्या क्या है? तो संविधान में राज्य की जनसंख्या के अनुपात के आधार पर प्रत्येक राज्य की विधानसभा के लिए अनुसूचित जाति जनजाति के सदस्यों हेतु सीटों की व्यवस्था की गई है। मूल रूप से यह आरक्षण 10 वर्षों के लिए था, लेकिन इस व्यवस्था को प्रत्येक बार 10 वर्ष के लिए बढ़ा दिया गया है। 104वें संविधान संशोधन अधिनियम 2019 द्वारा इसे वर्ष 2030 तक के लिए बढ़ा दिया गया है। सुनिश्चित या अनुसूचित जाति तथा अनुसूचित जनजाति के लिए सीटों का आरक्षण जो है केवल लोकसभा और राज्य विधानसभा में है। यह आरक्षण राज्यसभा और राज्य विधान परिषद में नहीं है। कार्यकाल इसका कितना है? तो सामान्यतः कार्यकाल 5 वर्ष का होता है, किंतु संविधान के अनुच्छेद 352 के तहत संसद द्वारा आपातकालीन स्थिति में इसका कार्यकाल बढ़ाया जा सकता है।
राज्य का राज्यपाल विधानसभा को किसी भी सदस्य किसी भी समय भंग कर सकता है। विधान परिषद का गठन, तो विधान परिषद में अधिकतम सदस्यों की संख्या जो है विधानसभा सदस्यों की संख्या का 1/3 निर्धारित की गई है, जिसमें न्यूनतम सदस्यों की संख्या कितनी होनी चाहिए? 40 लगभग। और सदस्य अप्रत्यक्ष रूप से निर्वाचित होते हैं। यद्यपि संविधान के परिषद की अधिकतम और न्यूनतम संख्या तय कर दी है, परंतु इसकी वास्तविक संख्या का निर्धारण संसद द्वारा किया जाता है। निर्वाचन के सिद्धांत कौन कौन से हैं? तो विधान परिषद के कुल सदस्यों में से 5/6 सदस्यों का अप्रत्यक्ष रूप से चुनाव होता है। 1/3 सदस्य स्थानीय निकाय जैसे नगर पालिका, जिला बोर्ड आदि के द्वारा चुने जाते हैं, और 1/3 जो है चुनाव विधानसभा सदस्यों द्वारा किया जाता है। 1/12 सदस्य जो है राज्य में रहे 3 वर्षों की स्नातक डिग्री प्राप्त करने वाले मतदाता निर्वाचित करते हैं, और 1/12 सदस्यों का निर्वाचन 3 वर्ष से अध्यापन कर रहे लोग करते हैं, लेकिन ये अध्यापक माध्यमिक स्कूलों से कम के नहीं होने चाहिए। इसके आता आपका है 1/6 सदस्य जो है नामांकन राज्यपाल द्वारा उन्हें उन लोगों में से किया जाता है जिन्हें साहित्य, विज्ञान, कला, सहकारिता, आंदोलन और समाज सेवा का विशेष ज्ञान एवं व्यवहारिक अनुभव हो। सदस्य एकल संक्रमणी मत के द्वारा समानुपातिक प्रतिनिधित्व प्रणाली के माध्यम से चुने जाते हैं। इसका कार्यकाल क्या है? तो विधान परिषद एक सतत सदन है, अर्थात अस्थायी अंग जो विघटित नहीं होता है। इसके 1/3 सदस्य प्रत्येक दूसरे वर्ष में सेवानिवृत्त रहते हैं। सेवानिवृत्त सदस्य भी पुनः चुनाव और राज्यपाल द्वारा दोबारा नामांकन हेतु योग्य होते हैं। प्रत्येक सदस्य का कार्यकाल जो है 6 वर्ष का होता है। राज्य विधान मंडल की सदस्यता क्या है? इसका हर्ताएं क्या क्या है? तो विधान मंडल का सदस्य जो है चुने जाने के लिए संविधान में उल्लेखित किसी व्यक्ति की अर्हताएं निम्नलिखित हैं। पहला जो है आपका उस भारत का नागरिक होना चाहिए। अब विधान परिषद के लिए कम से कम आयु 30 वर्ष होनी चाहिए, जबकि विधानसभा के लिए उसका आयु कम से कम 25 वर्ष होनी चाहिए। और तीसरा इसमें है उसे चुनाव आयोग द्वारा अधिकृत किसी व्यक्ति के समक्ष शपथ लेना पड़ती है, और उसमें संसद द्वारा निर्धारित अन्य अर्हताएं भी होनी चाहिए। जन प्रतिनिधित्व अधिनियम 1951 के तहत संसद ने निम्नलिखित अतिरिक्त अर्हताओं का निर्धारण किया है। विधान परिषद में निर्वाचित होने वाला व्यक्ति विधानसभा का निर्वाचन होने की अर्हताएं रखता है, और उसमें राज्यपाल द्वारा नामित होने के लिए संबंधित राज्य का निवासी होनी चाहिए। दूसरा है विधानसभा सदस्य बनने वाला व्यक्ति संविधान राज्य के निर्वाचन क्षेत्र में मतदाता भी होनी चाहिए। तीसरा है अनुसूचित जाति अनुसूचित जनजाति का सदस्य होना चाहिए यदि वह अनुसूचित जाति जनजाति की सीट के लिए चुनाव लड़ता है। यद्यपि अनुसूचित जाति या जनजाति का सदस्य उस सीट के लिए भी चुनाव लड़ सकता है जो उसके लिए आरक्षित न हो। इसकी अर्हताएं क्या क्या है कि यदि वह केंद्र या राज्य सरकार के तहत किसी लाभ के पद पर है, वह या यदि वह विकृति चिन्ह वाला है और समक्ष न्यायालय में ऐसी घोषणा विद्यमान है, यदि वह अनुमोचित दिवालिया हो, यदि वह भारत का नागरिक न हो या उसने विदेश में कहीं स्वेच्छा से नागरिकता अर्जित कर ली हो, यदि संसद द्वारा निर्मित किसी विधि द्वारा या उसके अधीन निर्मित कर दिया जाता है। नोट में क्या क्या उपरोक्त निर्णयों के संबंध में किसी सदस्य पर यदि प्रश्न उठे तो राज्यपाल का निर्णय अंतिम होगा। हालांकि इस मामले में राज्यपाल चुनाव आयोग की सलाह लेकर निर्णय करता है। इसके बाद आपका आता है दल बदल के आधार पर निहिरता क्या है। संविधान की 10वीं अनुसूची के प्रावधानों के तहत निहिरता घोषित की गई है। संविधान की 10वीं अनुसूची के तहत यदि निहिरता का मामला
उठे तो विधान परिषद के मामले में सभापति एवं विधानसभा के मामले में अध्यक्ष राज्यपाल नहीं फैसला करेगा। कि हो तो होलोहन बनाम जाचिलू मामला 1993 में सुप्रीम कोर्ट ने निर्णय दिया कि राज्यसभा के सभापति तथा लोकसभा अध्यक्ष का निर्णय न्यायिक समीक्षा की परिधि में आता है। शपथ या प्रतिज्ञा क्या है? तो विधानमंडल के प्रत्येक सदन का प्रत्येक सदस्य सदन में सीट ग्रहण करने से पहले राज्यपाल या उसके द्वारा इस कार्य के लिए नियुक्त व्यक्ति के समक्ष शपथ या प्रतिज्ञा होगा। इसके बाद आपका आता है बिना शपथ लिए कोई भी सदस्य सदन में न तो मत दे सकता है और न ही कार्यवाही में भाग ले सकता है। स्थानों का रिक्त होना क्या है? दोहरी सदस्यता। एक व्यक्ति एक समय में विधानमंडल के दोनों सदनों की सदस्य नहीं हो सकता है। यदि कोई व्यक्ति दोनों सदनों के लिए निर्वाचित होता है तो राज्य विधानमंडल द्वारा निर्मित विधि के उपबंधों के तहत एक सदन से उसकी सीट रिक्त हो जाएगी। नियताएं क्या है? जन प्रतिनिधित्व अधिनियम 1951 के तहत या संविधान के तहत या संविधान की 10वीं अनुसूची के तहत। त्यागपत्र क्या? तो कोई सदस्य अपना लिखित त्यागपत्र विधान परिषद के मामले में सभापति और विधानसभा के मामले में अध्यक्ष को दे सकता है। त्यागपत्र स्वीकार होने पर उसका पद रिक्त हो जाएगा। अनुपस्थिति, यदि कोई सदस्य बिना पूर्व अनुमति के 60 दिन तक बैठकों से अनुपस्थित रहता है तो सदन उसके पद को रिक्त घोषित कर सकता है। अन्य मामले क्या? किसी सदस्य का पद रिक्त हो सकता है यदि न्यायालय द्वारा उसके निर्वाचन को अमान्य ठहरा दिया जाए, यदि उसे सदन से निष्कासित कर दिया जाए, यदि वह राष्ट्रपति या उपराष्ट्रपति के पद पर निर्वाचित हो जाए और यदि वह किसी राज्य का राज्यपाल निर्वाचित हो जाए। विधानमंडल के पीठासीन अधिकारी, इसमें क्या है? तो विधानसभा के लिए अध्यक्ष, उपाध्यक्ष और सभापति का पैनल, विधान परिषद के लिए सभापति, उपसभापति और उपाध्यक्ष का पैनल, विधानसभा के लिए अध्यक्ष और उपाध्यक्ष का पैनल पीठासीन अधिकारी होते हैं। विधानसभा अध्यक्ष कौन से हैं? तो विधानसभा के सदस्य अपने सदस्यों के बीच में से ही अध्यक्ष का निर्वाचन करते हैं। सामान्यतः विधानसभा के कार्यकाल तक अध्यक्ष का पद होता है। अध्यक्ष के निर्वाचन के बाद उपाध्यक्ष का निर्वाचन होता है। वह निम्नलिखित 3 मामलों में अपना पद रिक्त करता है। पहला जो है आपका, यदि उसकी विधानसभा सदस्यता समाप्त हो जाए। दूसरा है अध्यक्ष उपाध्यक्ष को अपना लिखित में त्यागपत्र दे या उपाध्यक्ष अध्यक्ष को लिखित में अपना त्यागपत्र दे। अगला है आपका, यदि विधानसभा के तत्कालीन समस्त सदस्यों को बहुमत से पारित संकल्प द्वारा अपने पद से हटाया जाए। इस तरह का कोई प्रस्ताव केवल 14 दिन की पूर्व सूचना देने के बाद ही लाया जा सकता है। अध्यक्ष के कार्य एवं शक्तियां क्या है? तो कार्यवाही एवं अन्य कार्यों को सुनिश्चित करने के लिए वह व्यवस्था एवं शिष्टाचार बनाए रखता है। यह भारत के संविधान का सभा के नियमों एवं कार्य संचालन की कार्यवाही में असेंबली में इसकी पूर्व परंपराओं का और उसके उपबंधों का अंतिम व्याख्या करता है। कोरम की अनुपस्थिति में वह विधानसभा की बैठक को स्थगित अर्थात लंबित कर सकता है। मत विभाजन की स्थिति में प्रारंभ में वह मत नहीं देता है, लेकिन बराबर मत होने की स्थिति में वह निर्णायक मत दे सकता है। सदन के नेता के आग्रह पर वह गुप्त बैठक को अनुमति प्रदान कर सकता है। वह इस बात का निर्णय करता है कि कोई विधेयक वित्त विधेयक है या नहीं। इस प्रश्न पर उसका निर्णय अंतिम होता है। 10वीं अनुसूची के तहत इसके उपबंध के आधार पर किसी सदस्य की नियताएं को लेकर उठे किसी विवाद पर निर्णय देता है। वह विधानसभा की सभी समितियों के अध्यक्ष की नियुक्ति करता है और उनके कार्यों का
पर्यवेक्षण करता है। वह स्वयं कार्य मंत्रणा समिति, नियम समिति एवं सामान्य उद्देश्य समिति का अध्यक्ष होता है। उपाध्यक्ष उपाध्यक्ष अध्यक्ष की अनुपस्थिति में उसके सभी कार्यों को करता है। यदि विधानसभा सत्र के दौरान अध्यक्ष अनुपस्थिति हो तो वह उसी तरह कार्य करता है। दोनों मामलों में उसकी शक्तियां अध्यक्ष के समान रहती है। सभापति का पैनल क्या है? तो विधानसभा अध्यक्ष सदस्यों के बीच से सभापति पैनल का गठन करता है। उनमें से कोई भी एक अध्यक्ष या उपाध्यक्ष की अनुपस्थिति में सभा की कार्यवाही संपन्न करता है। जब वह पीठासीन होता है तो उस समय उसे अध्यक्ष के समान अधिकार प्राप्त होते हैं। वह सभापति के लिए पैनल के गठन तक कार्य करता है। यदि अध्यक्ष उपाध्यक्ष दोनों की सीट या सीटें खाली हैं तो पैनल के सदस्य बैठक की अध्यक्षता नहीं कर सकते हैं। उस स्थिति में सदन को अध्यक्ष और उपाध्यक्ष का निर्वाचन करना आवश्यक होगा। विधानसभा के अध्यक्ष एवं उपाध्यक्ष तथा विधान परिषद के सभापति एवं उपसभापति के वेतन भत्ते राज्य विधानमंडल द्वारा निर्धारित किए जाते हैं। इन्हें राज्य की संचित निधि पर भारित किया जाता है और इसीलिए इन पर राज्य विधानमंडल द्वारा वार्षिक मतदान नहीं किया जा सकता है। इसके बाद आपका आता है विधान परिषद का सभापति एवं उपसभापति। ये क्या है? तो विधान परिषद के सदस्य अपने बीच से ही सभापति को चुनते हैं। सभापति निम्नलिखित 3 मामलों में पद छोड़ सकता है, दोनों लागू हो। यदि उसकी सदस्यता समाप्त हो जाए, यदि सभापति उपसभापति को लिखित त्यागपत्र दे या उपसभापति सभापति को लिखित त्यागपत्र दे, यदि विधान परिषद में उपस्थित तत्कालीन सदस्य बहुमत से उसे हटाने का संकल्प पास कर दे। इस तरह का प्रस्ताव 14 दिनों तक पूर्व सूचना के बाद लाया जा सकता है। पीठासीन अधिकारी के रूप में परिषद के सभापति की शक्तियां एवं कार्य विधानसभा के अध्यक्ष की तरह है। यदि सभापति को विशेष अधिकार प्राप्त नहीं है जो अध्यक्ष को है, अध्यक्ष यह तय करता है कि कोई विधेयक वित्त विधेयक है या नहीं। उसका जो है निर्णय अंतिम होता है, जबकि यह शक्ति उपसभापति उपाध्यक्ष को प्राप्त नहीं है। उपसभापति सभापति की अनुपस्थिति में उपसभापति ही कार्यभार संभालता है। उपसभापति के पैनल क्या है? सभापति सदस्यों के बीच से सभापति पैनल का गठन करता है। उनमें से कोई भी एक सभापति या एवं उपसभापति की अनुपस्थिति में सभा की कार्यवाही संपन्न कराता है। जब वह पीठासीन होता है तो उस समय उसे सभापति के समान अधिकार प्राप्त होते हैं। वह सभापति के नए पैनल के गठन तक कार्य करता है। यदि सभापति और उपसभापति की दोनों सीटें खाली हैं तो पैनल के सदस्य बैठक की अध्यक्षता नहीं कर सकते हैं। उस स्थिति में सदन को सभापति और उपसभापति का निर्वाचन करना आवश्यक होगा। विधानसभा के अध्यक्ष एवं उपाध्यक्ष तथा विधान परिषद के सभापति एवं उपसभापति के वेतन भत्ते राज्य विधानमंडल द्वारा निर्धारित किए जाते हैं। इन्हें राज्य की संचित निधि पर भारित किया जाता है और इसलिए इन पर राज्य विधानमंडल द्वारा वार्षिक मतदान नहीं किया जा सकता है। राज्य विधानमंडल का सत्र जो है आहूत करना। राज्य विधानमंडल के प्रत्येक सदन को राज्यपाल समय समय पर बैठक का बुलावा भेजता है और दोनों सत्रों के बीच 6 माह से अधिक का समय नहीं होनी चाहिए। और स्थगन क्या है? तो बैठक को किसी समय विशेष के लिए स्थगित भी किया जा सकता है। यह समय घंटों, दिनों और हफ्तों का भी हो सकता है। अनिश्चित काल तक स्थगन का अर्थ है कि चालू सत्र को अनिश्चित काल तक के लिए समाप्त कर देना चाहिए। उपरोक्त दोनों तरह के स्थगन का अधिकार जो है सदन के पीठासीन अधिकारी को है। सत्र अवसान क्या है? तो पीठासीन अधिकारी अध्यक्ष एवं सभापति कार्य संपन्न होने पर सत्र
के अनिश्चित काल के लिए स्थगन की घोषणा करते हैं। इसके कुछ दिन बाद राज्यपाल सत्रावसान की अधिसूचना जारी करता है। यद्यपि सत्र के बीच में भी राज्यपाल सत्रावसान की घोषणा कर सकता है। स्थगन के विपरीत सत्रावसान सदन के सत्र को समाप्त करता है। विघटन क्या है? एक अस्थायी सदन होने के कारण विधान परिषद कभी भी विघटित नहीं हो सकता है। विघटन पर अधिनियमों का बेपगमन, ये क्या है? तो बेपगत होने वाले कुछ विधेयक अधिनियम बेपगत या लैप्स हो जाएंगे जब विधानसभा में अधिनियम लंबित हो या विधान परिषद द्वारा प्रेषित हो। वो अधिनियम जो विधान में पास हो जाते हैं किंतु विधान परिषद में लंबित रहते हैं। अधिनियम जो बेपगत नहीं होते हैं, वो अधिनियम बेपगत नहीं होंगे जो विधान परिषद में लंबित किंतु विधानसभा द्वारा प्रेषित न हो। विधानसभा मतलब एक सदनात्मक या दोनों सदनों या द्विसदनात्मक द्वारा पारित विधेयक लेकिन राज्यपाल या राष्ट्रपति की सहमति के लिए लंबित हो। कोरम मतलब गणपूर्ति, किसी भी कार्य को करने के लिए उपस्थित सदस्यों की एक न्यूनतम संख्या को कोरम कहते हैं। यह सदन में 10 सदस्य या कुल सदस्यों का 10वां हिस्सा पीठासीन अधिकारी सहित होता है। इनमें से जो भी ज्यादा हो, यदि सदन की बैठक के दौरान कोरम पूरा न हो तो यह पीठासीन अधिकारी का कर्तव्य है कि सदन को स्थगित करे या कोरम पूरा होने तक सदन को स्थगित रखे। सदन में मतदान क्या क्या है? तो किसी भी सदन की बैठक में सभी मामलों को उपस्थित सदस्यों के बहुमत के आधार पर तय किया जाता है। अब विशेष बहुमत विधानसभा अध्यक्ष को हटाने या विधान परिषद के सभापति को हटाने के लिए अनिवार्य होता है। इसके बाद आपका आता है पीठासीन अधिकारी क्या है? तो विधानसभा अध्यक्ष या विधान परिषद के मामले में सभापति पहले मामले में मत नहीं दे सकते हैं, लेकिन बराबर मतों का स्थिति में निर्णायक मत दे सकता है। विधानमंडल में भाषा क्या क्या है? तो संविधान के अनुसार विधानमंडल में कार्य संपन्न कराने के लिए कार्यालयीय भाषा या उस राज्य के लिए हिंदी अथवा अंग्रेजी की घोषणा की जाती है। यद्यपि पीठासीन अधिकारी किसी सदस्य को अपनी मातृभाषा में सदन को संबोधित करने की अनुमति दे सकता है। राज्य विधानमंडल यह निर्णय लेने को स्वतंत्र है कि सदन में अंग्रेजी भाषा का उपयोग जारी रखा जाए या नहीं। ऐसा विधानसभा के प्रारंभ होने के 15 वर्ष बाद 1965 से किया जा सकता है। मंत्रियों एवं महाअधिवक्ता का अधिकार क्या है? तो सदन का सदस्य होने के नाते प्रत्येक मंत्री या महाधिवक्ता को यह अधिकार है कि वह सदन की कार्यवाही में भाग ले, बोले। वह सदन से संबंध समिति जिसके लिए वह सदस्य के रूप में नामित है उसमें वोट देने का अधिकार के बिना भी भाग ले सकता है। इसके बाद आपका आता है विधानमंडल में विधायी प्रक्रिया क्या है? साधारण विधेयक में विधेयक का प्रारंभिक सदन। एक साधारण विधेयक विधानमंडल किसी भी सदन में प्रारंभ हो सकता है। बहुसदनीय विधानमंडल व्यवस्था के अंतर्गत विधेयक प्रारंभिक सदन में 3 स्तरों से गुजरता है: प्रथम पाठन, द्वितीय पाठन तथा तृतीय पाठन। जब विधानमंडल के दोनों सदन के इसके मूल रूप में या संशोधित कर पारित करते हैं तो इसे पारित माना जाता है। एक सदनीय व्यवस्था मामले में विधानमंडल में इसे पारित कर सीधे राज्यपाल को स्वीकृति के लिए भेजा जाता है। दूसरे सदन में विधेयक क्या है? तो दूसरे सदन में भी विधेयक उन तीनों स्तरों के बाद पारित होता है जिन्हें प्रथम वाचन, द्वितीय वाचन और तृतीय वाचन कहा जाता है। जब कोई विधेयक विधानसभा से पारित होने के बाद विधान परिषद में भेजा जाता है तो वहां 4 विकल्प होते हैं। पहला है इसे उसी रूप में बिना संशोधन के पारित कर दिया जाए। दूसरा है कुछ संशोधनों के बाद पारित कर
इसे विधानसभा को भेज दिया जाए। चौथा आपका है, तीसरा विधेयक को अस्वीकृत कर दिया जाए, और चौथा जो आपका इस पर कोई कार्रवाई न की जाए और विधेयक को लंबित रखा जाए। यदि विधान परिषद बिना संशोधन विधेयक को पारित कर दे या विधानसभा उसके संशोधनों को मान ले तो विधेयक दोनों सदनों द्वारा पारित माना जाता है, जिससे राज्यपाल के पास स्वीकृति के लिए भेजा जाता है। इसके अतिरिक्त यदि विधानसभा या विधान परिषद के सुझाव को अस्वीकृति कर दे या विधान परिषद की विधेयक को रोक दे या परिषद 3 महीने तक कोई कार्रवाई न करे, तब विधानसभा फिर से इसे पारित करके विधान परिषद को भेज सकती है। यदि परिषद दोबारा विधेयक को अस्वीकृत कर दे या उसे उन संशोधनों के साथ पारित कर दे जो विधानसभा को अस्वीकार हो या एक माह के भीतर पारित न करे, तब इसे दोनों सदनों द्वारा पारित माना जाता है। इस तरह साधारण विधेयक पारित करने के बाद यह संदर्भ विधानसभा को विशेष शक्ति प्राप्त है। विधान परिषद एक विधेयक को ज्यादा से ज्यादा 4 माह के लिए रोक सकती है। पहली बार में 3 माह के लिए, दूसरी बार में 1 माह के लिए। संविधान में किसी विधेयक पर असहमति होने मामले में दोनों सदनों की संयुक्त बैठक का प्रावधान नहीं रखा गया है। इसके बाद आपका आता है राज्यपाल की स्वीकृति क्या है। तो राज्यपाल के पास 4 विकल्प होते हैं। पहला है वह विधेयक को स्वीकृति प्रदान कर दे, दूसरा है वह विधेयक को अपनी अस्वीकृति देने से रोक दे, तीसरा है वह सदन या सदनों के पास विधेयक को पुनः विचार करने के लिए भेज दे, चौथा वह राष्ट्रपति के विचारार्थ विधेयक को सुरक्षित रख ले। यदि राज्यपाल विधेयक को स्वीकृति प्रदान कर दे तो विधेयक अधिनियम बन जाएगा और संविधि की पुस्तक में दर्ज हो जाता है। यदि राज्यपाल विधेयक को रोक लेता है तो विधेयक समाप्त हो जाता है और अधिनियम नहीं बनता है। यदि राज्यपाल विधेयक को पुनः विचार के लिए भेजता है और दोबारा सदन या दोनों सदनों द्वारा इसे पारित कर दिया जाता है, पुनः राज्यपाल के पास स्वीकृति के लिए भेजा जाता है, तो राज्यपाल को उसे मंजूरी देना अनिवार्य हो जाता है। इस तरह राज्यपाल के पास वैकल्पिक वीटो शक्ति होती है। इसके बाद आपका आता है राष्ट्रपति की स्वीकृति क्या। तो राष्ट्रपति के पास 3 विकल्प होते हैं। राष्ट्रपति अपनी स्वीकृति दे सकते हैं, राष्ट्रपति उसे रोक सकते हैं और विधान मंडल के सदन या सदनों की पुनः विचार हेतु भेज सकते हैं। इसके बाद आपका आता है यदि राष्ट्रपति विधानमंडल के सदन या सदनों को पुनः विचार के लिए भेजते हैं तो इस पर 6 माह के भीतर इस विधेयक पर पुनः विचार आवश्यक है। यदि विधेयक को उसके मूल रूप में या संशोधित कर दोबारा राष्ट्रपति के पास भेजा जाता है तो संविधान में इस बात का उल्लेख नहीं है कि राष्ट्रपति इस विधेयक को मंजूरी दी या नहीं। इसके बाद आपका आता है धन विधेयक, मनी बिल। धन विधेयक के संबंध में विशेष धन विधेयक विधान परिषद में पेश नहीं किया जा सकता है, केवल राज्यपाल की सिफारिश के बाद ही विधानसभा में लाया जा सकता है। इसकी प्रक्रिया क्या क्या है कि विधान द्वारा पारित होने के बाद एक धन विधेयक को विधान परिषद को विचारार्थ के लिए भेजा जाता है। विधान परिषद के पास धन विधेयक के संबंध में प्रतिबंधित शक्तियां हैं। वह न तो इसे अस्वीकार कर सकता है और न ही इसमें संशोधन कर सकता है। विधान परिषद केवल सिफारिश कर सकती है। कितने दिन के लिए? 14 दिनों में विधेयक को लौटाना भी होता है। यदि विधानसभा किसी सिफारिश को मान लेती है तो विधेयक पारित मान लिया जाता है। यदि वह कोई सिफारिश नहीं मानती है तो तब इस मूल रूप में दोनों सदनों द्वारा पारित मान लिया जाता है। यदि विधान परिषद 14 दिनों के भीतर विधानसभा को विधेयक न लौटाए तो इसे दोनों सदनों द्वारा पारित मान लिया जाता है। इसके बाद आपका है राज्यपाल की स्वीकृति। अंततः जब एक धन विधेयक राज्यपाल के समक्ष पेश किया जाता है तब वह इस पर अपनी स्वीकृति दे सकता है या इसे रोक सकता है। राष्ट्रपति की स्वीकृति के लिए
सुरक्षित रख सकता है, लेकिन राज्य विधानमंडल के पास पुनर्विचार के लिए नहीं भेजा जा सकता है। इसके बाद आता है राष्ट्रपति की स्वीकृति क्या क्या है। जब कोई धन विधेयक राष्ट्रपति के विचारार्थ के लिए सुरक्षित रखा जाता है तो राष्ट्रपति या तो इसे अस्वीकृति कर देता है या इसे रोक सकता है, लेकिन इसे राज्य विधानमंडल के पास पुनर्विचार के लिए नहीं भेजा जा सकता है। विधान परिषद की स्थिति क्या है, तो विधानसभा समानता में साधारण विधेयकों को पेश करना और पारित करना। यद्यपि दोनों सदनों के बीच असहमति की स्थिति में विधानसभा ज्यादा प्रभावी होती है। इसके बाद आता है राज्यपाल द्वारा जारी आदेश की स्वीकृति आर्टिकल 213 में है। मुख्यमंत्री सहमति सहित मंत्रियों का चयन संविधान के अंतर्गत मुख्यमंत्री सहित अन्य सभी मंत्रियों को विधानमंडल के किसी एक सदन का सदस्य होना चाहिए। यद्यपि अपनी सदस्यता के बावजूद वह केवल विधानसभा के प्रति उत्तरदायी होते हैं। संवैधानिक निकाय क्या है, तो जैसे राज्य वित्त आयोग, राज्य लोक सेवा आयोग एवं भारत के नियंत्रण एवं महालेखा परीक्षक रिपोर्टों पर विचार करना तथा राज्य लोक सेवा आयोग के न्याय क्षेत्र में वृद्धि करना। विधानसभा से असमानता क्या है, तो वित्त विधेयक मतलब सिर्फ विधानसभा में पेश किया जा सकता है। विधान परिषद वित्त विधेयक में न संशोधन और न ही इसे अस्वीकृति कर सकती है। कोई विधेयक वित्त विधेयक है या नहीं, यह तय करने का अधिकार विधानसभा के अध्यक्ष को है। एक साधारण विधेयक को पारित करने का अंतिम अधिकार विधानसभा को ही है। कुछ मामलों में परिषद इसे अधिकतम 4 माह के लिए रोक सकती है। पहली बार विधेयक को 3 माह और दूसरी बार में 1 माह के लिए रोका जा सकता है। विधान परिषद बजट पर सिर्फ बहस कर सकती है, लेकिन अनुदान की मांग पर मतदान नहीं कर सकती है। यह विधानसभा का विशेष अधिकार है। विधान परिषद अविश्वास प्रस्ताव पारित कर मंत्री परिषद को नहीं हटा सकती है। जब एक साधारण विधेयक विधान परिषद आया हो और विधानसभा में भेजा गया हो, यदि सभा अस्वीकृत कर दे तो विधेयक समाप्त हो जाता है। विधान परिषद के सदस्य भारत के राष्ट्रपति और राज्यसभा में ये प्रतिनिधियों को चुनाव में भाग नहीं ले सकती है। संविधान संशोधन विधेयक में विधान परिषद की प्रभावी रूप में कुछ नहीं कर सकती है। इस मामले में भी विधानसभा ही प्रभावी रहती है। अंततः विधान परिषद का अस्तित्व ही विधानसभा का निर्भर करता है। अब विधानसभा की सिफारिश के बाद संसद विधान परिषद को समाप्त कर सकती है। इसके बाद आपका आता है राज्य विधानमंडल के विशेषाधिकार। विशेषाधिकार राज्य विधानमंडल के सदनों, इसकी समितियां और इसके सदस्यों को मिलने वाले विशेष अधिकारों, मुक्तियां और छूट या छूटों का योग है। इसके बाद आपका आता है विशेषाधिकार। इनकी कार्रवाइयों की स्वतंत्रता और प्रभावी को सुनिश्चित करने के लिए अनिवार्य है। यह उन व्यक्तियों को भी प्रदान किया गया है जो राज्य विधानमंडल के सदन या इसकी किसी समिति की कार्रवाई में बोलने का और भाग लेने के लिए अधिकृत है। यहाँ यह स्पष्ट करना आवश्यक है कि राज्य विधानमंडल के विशेषाधिकार राज्यपाल को प्राप्त नहीं होते हैं, जो कि राज्य विधानमंडल का अभिन्न अंग है। सामूहिक विशेषाधिकार, इसे यह अधिकार है कि यह अपने प्रतिवेदनों या वाद विवाद और कार्रवाइयों को प्रकाशित करे, और इसे अधिकार भी है कि अन्य को इसके प्रकाशन से प्रतिबंध करे। यह अपरिचितों को इसकी कार्रवाइयों से अपवर्जित कर सकती है और कुछ महत्वपूर्ण मामलों में गुप्त बैठक कर सकती है। यह अपनी प्रक्रिया और कार्य संचालन नियमों के अविनियमन कर सकती है और इसे मामलों पर निर्णय ले सकती है। यह भर्त्सना और कारावास सदस्यों के मामले में निलंबन या निष्कासन कर सकती है। द्वारा विशेषाधिकारों के उल्लंघन या सभा की अवमानना के लिए सदस्यों सहित ब्राह्मण
व्यक्तियों को दंडित कर सकती है। इस सदस्य के पकड़े जाने, गिरफ्तार होने या दोष सिद्ध कारावास और छोड़े जाने के संबंध में तत्काल सूचना प्राप्त करने का अधिकार है। यह जांच प्रारंभ कर सकती है और साक्ष्यों को उपस्थित होने का आदेश दे सकती है और संगत सत्रों और रिकॉर्डों को भेज सकती है। न्यायालय सभा इसकी समितियों की जांच नहीं कर सकती है। इसके बाद पीठासीन अधिकारी की अनुमति के बिना किसी व्यक्ति या सदस्य या बाह्य को गिरफ्तार को किसी विधिक प्रक्रिया सिविल या आपराधिक को सभा परिसर में नहीं किया जा सकता है। व्यक्तिगत विशेषाधिकार क्या है? तो उन्हें सदन चलने के 40 दिन पहले और 40 दिन के बाद तक गिरफ्तार नहीं किया जा सकता है। यह छूट केवल सिविल मामलों में है, परंतु आपराधिक या प्रतिबंधित निषेध मामलों में नहीं है। राज्य विधानमंडल में उन्हें बोलने की स्वतंत्रता है। उसके द्वारा किसी कार्यवाही या समिति के दिए गए मत या विचार को किसी अदालत में चुनौती नहीं दी जा सकती है। यह स्वतंत्रता संविधान के उपबंधों और राज्य विधानमंडल की प्रक्रिया का विनियमन करने के लिए नियमों के और अस्थायी आदेशों के अनुरूप है। सदन में चालू सत्र के दौरान विधानमंडल के सदस्यों को साक्ष्य देने अथवा किसी मामले में बतौर गवाह न्यायालय में उपस्थित होने के लिए बाध्य नहीं किया जा सकता है। इसके बाद आपका आता है विधान सभा तथा विधान परिषद में राज्यवार सीटों की संख्या क्या क्या है। जैसे राज्य विधानसभा और विधान परिषद, आंध्र प्रदेश में विधानसभा में जो सीटें 175 है और विधान परिषद में 58 है। तेलंगाना में विधानसभा में 119 सीट है और विधान परिषद में 40 सीटें हैं। कर्नाटक विधानसभा में 224 सीटें हैं और विधान परिषद में 63। महाराष्ट्र में 228 विधानसभा में सीटें हैं और विधान परिषद में 75 है। वहीं यूपी उत्तर प्रदेश जो है 403 सीटें विधानसभा में और विधान परिषद में 99। उसके बाद बिहार में जो है आपका 243 सीटें विधानसभा, उसके बाद विधान परिषद में 75 है। पश्चिम बंगाल में जो है आपका 294 में है और विधान परिषद सीट नहीं है। और तमिलनाडु में 234, और राजस्थान में 200 है और गुजरात में 182 विधानसभा में सीटें हैं। अब अगला चैप्टर जो है आपके अगले वीडियो में पढ़ाएंगे। और जो ये वीडियो आपको अच्छा लगे तो लाइक और सब्सक्राइब जरूर करना। जो भी आपका सुझाव कमेंट में आप शेयर कर सकते हैं। थैंक्स।